A very good morning to all of you. Welcome to Disha online learning program. So in the last class we have seen stresses. Stresses किस किस वजह से आते हैं. मैंने कहा था कि restraining force और restraint deformation की वजह से stresses आते हैं. Then we have seen कि external forces क्या होते हैं, internal forces क्या होते हैं. उसके बाद मैंने बताया था कि जो बाहर से लगते हुए forces होते हैं वो external forces होते हैं और internal forces के लिए हम internal forces को हम बीम को किसी सेक्शन पे काट के उसके बाद हम इंटरनल फोर्सेस देखते हैं. उसके बाद मैंने कहा था कि स्ट्रेसेस केवल दो एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर में, चाहे जैसी भी लोडिंग हो, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. उसके बाद हमने ये भी देखा था कि ये बीम का प्लेन क्या होता है. मैंने कहा था कि लोडिंग इज इन द प्लेन ऑफ बीम व्हेन द बीम इज सेड टू बी टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज सेड टू बी टू डायमेंशनल. और अगर लोडिंग प्लेन ऑफ द बीम से बाहर है जैसे P3 एंड P4, सॉरी ये P3 गलत बनाया हुआ है, P3 एंड P4 बाहर लग रहा है. तो इस if the loading is in the outside of the plane of beam तो हम बोलते हैं 3D स्ट्रक्चर, अदरवाइज 2D स्ट्रक्चर होता है. इसको बीम का प्लेन मैंने बताया था किसको कहते हैं कि अगर सेंटर लाइन ऑफ द बीम से कोई प्लेन पास कर रहा है तो उसको बीम का प्लेन कहते हैं. और हमने देखा था कि इंटरनल फोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं. जनरल लोडिंग कंडीशन में मैंने बताया था कि इंटरनल फोर्सेस 6 टाइप्स के होते हैं, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz. और बताया था 2 डायमेंशनल कंडीशन में इंटरनल फोर्सेस 3 टाइप्स के होते हैं, Mx, Fx, Fy एंड Mx. मैंने बताया था आपको पूरा डिराइव करके कैसे ये एग्जिस्ट कर रहे थे और बाकी हमने एलिमिनेट कर दिए थे. और हमने देखा था कि और इसके अलावा हमने देखा था कि इसकी नेमिंग कैसे करते हैं जितने भी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं. तो नेमिंग अब हम आज के लेक्चर में देख लेते हैं कि इनकी नेमिंग कैसे करते हैं. तो नेमिंग के लिए हम सारे के सारे इंटरनल फोर्सेस पहले यहाँ पे लिख लेंगे. तो जनरल लोडिंग कंडीशन मैंने आपको बताया था कि जनरल लोडिंग कंडीशन का मतलब होता है कि कैसी भी लोडिंग कंडीशन, मीन्स कैसी भी लोडिंग कंडीशन जैसा हम सोच सके वैसी लोडिंग कंडीशन. तो इसमें जनरल लोडिंग कंडीशन में हमारे पास जो टोटल इंटरनल फोर्सेस हैं वो 6 हैं. इनकी नेमिंग कर लेते हैं. इंटरनल फोर्सेस ये हमारे पास 6 हैं, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz. तो ये सारे इंटरनल फोर्सेस जनरल लोडिंग कंडीशन में हमारे पास डेवलप होते हैं. तो मेरा एम ये है यहाँ पर ये सब बताने का कि मैंने आपको कहा था कि लोडिंग कैसी भी हो स्ट्रक्चर में लास्ट जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं अल्टीमेटली हमारे पास दो ही होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. तो वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कैसे होता है. तो ये इंटरनल फोर्सेस हमारे पास डेवलप हुए 6 जनरल लोडिंग कंडीशन में, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz. मैं बता चुका हूँ. Fx हमारे पास आया था किस वजह से, ये जो P2 है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में, बॉडी को अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करनी होगी तो इस तरफ से भी कोई फोर्स लगेगा, तो उसकी वजह से ये Fx आया था. और ये जो P1 है, P2 का वर्टिकल कंपोनेंट है, P3 है, ये सारे के सारे y एक्सिस पे फोर्स लग रहा है इनका. तो बॉडी को स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए y एक्सिस पे भी कोई लोड आना पड़ेगा, उसकी वजह से Fy आया था. सिमिलरली P4 फोर्स की वजह से Fz आया था. वैसे ही मैंने कहा था कि ये जो P3 है ये इस बॉडी को कैसे रोटेट करेगा, अबाउट x एक्सिस ऐसे रोटेट करेगा. तो इसकी वजह से मैंने कहा था आपके पास कि x प्लेन में कोई x एक्सिस में कोई मोमेंट आना पड़ेगा, ऐसे रोटेट करेगा. उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसको इक्विलिब्रियम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज आना पड़ेगा, Mx. सिमिलरली P1 वर्टिकल कंपोनेंट, P2 P3 y एक्सिस पे कर रहे हैं तो ये किस अबाउट z एक्सिस के अबाउट रोटेट करेंगे तो Mz आएगा. सिमिलरली P4 की वजह से P4 की P3 Mx की वजह से आ रहा है, वर्टिकल की वजह से z पे आ रहा है, और y में P4 की वजह से बीम ऐसे रोटेट करेगी तो y एक्सिस पे भी हमें एक मोमेंट लगेगा तो My. तो मैंने आपको एक चीज इसमें नहीं बताई थी कि ये जो मोमेंट लग रहा है इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे देखते हैं. तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से देखते हैं. सब इसमें क्या होता है कि वी कर्ल द फिंगर अलोंग दिस मोमेंट. जैसे सपोज Mx है तो राइट हैंड की फिंगर्स को हम ऐसे कर्ल कर लेते हैं और जिस साइड को ये थंब राइट हैंड हमारा पॉइंट करता है वो उस मोमेंट का डायरेक्शन होता है. तो ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में सब कुछ ढंग से एक्सप्लेन कर चुका हूँ. तो एक बार देख लीजिए कि ये इंटरनल फोर्सेस ये सब आए अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन. दिस इंटरनल फोर्सेस अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन
ये सब इंटरनल फोर्सेस है। तो इनकी नेमिंग हम कर लेते हैं। नेमिंग, ये जस्ट ये नेमिंग है, इनको कहते क्या क्या है। तो Fx जो फोर्स है इसको हम एक्सियल फोर्स बोलते हैं, अलोंग द एक्सिस लग रहा है एक्सियल फोर्स। Fy को हम शियर फोर्स बोल लेते हैं Fy, ये अलोंग द सरफेस लग रहा है। पर एक चीज और देखो, इसको हम शियर फोर्स ही नहीं, इसको हम ट्रांसवर्स शियर फोर्स बोलते हैं। अब ट्रांसवर्स शियर फोर्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो एक्सियल फोर्स है वो अलोंग द एक्सिस लग रहा है, यानी अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस लग रहा है। तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस अगर ये है, ये अगर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, सिमिलरली ये भी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई। इसके रिस्पेक्ट में दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है। वैसे ही एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई प्लेन, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, तो ये दोनों ट्रांसवर्स हो गए। तो ये ट्रांसवर्स शियर फोर्स हो गया। सिमिलरली एफजेड भी हमारा ट्रांसवर्स शियर फोर्स है। एमएक्स अगर हम देखेंगे तो एमएक्स में जो रोटेशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मैंने आपको लास्ट में बताया भी था। चलो यहाँ पे एक चीज और देख लो, ये जो एमएक्स है अभी के लिए लिख लो टॉर्शनल मोमेंट। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि कैसे, क्यों इसको टॉर्शनल मोमेंट बोलते हैं। और एम वाई एम जेड को हम बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, और इनको बेंडिंग मोमेंट क्यों बोलते हैं, ये है बेंडिंग मोमेंट। तो टॉर्शनल मोमेंट एक्चुअली होता क्या है कि सपोज हमारे पास कोई मेरे हाथ, दोनों हाथों में मैंने अपने हाथ में गम लगा दिया। अब यहाँ पर सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर है। मैंने अपने दोनों हाथ पे गम लगा के ऐसे इसको ट्विस्ट किया। तो इसको अगर मैं ट्विस्ट करूंगा तो ये जो पॉइंट यहाँ पर है ये घूम के आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट यहां से घूमकर यहाँ पे आया, ये रहा तो इसी प्लेन में, इसी सेक्शन में ये पॉइंट रहा, बस इसकी पोजीशन यहां से यहां चेंज हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है यहां से यहां तक, पर रहा ये इसी प्लेन में। तो ऐसा कोई मोमेंट अगर बॉडी पे लगे तो उसको हम टॉर्शनल मोमेंट कहते हैं। एंड नाउ लुक एट द फिगर ओवर हियर। तो ये जो एमएक्स है इसकी वजह से ये जो सरफेस है इस पे हम इंटरनल फोर्सेस दिखा रहे हैं सारे काट के। तो ये जो सरफेस है यहाँ पर अगर ये एमएक्स मोमेंट लगता है तो ये बीम कैसे रोटेट कर रही है, ये पॉइंट जो यहाँ पर होंगे इस सरफेस पे जितने भी पॉइंट होंगे कैसे रोटेट करेंगे अलोंग द सरफेस। कोई भी पॉइंट बाहर या अंदर नहीं जाएगा उस सरफेस से, उसी सरफेस पे रह के वहीं पर रोटेट करेगा। सिमिलरली अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो अगर यहाँ पर सपोज कोई पॉइंट है और यहाँ पर कोई पॉइंट है और इस व्हाइट बोर्ड को मैं ऐसे यहाँ से पुल करता हूँ और यहाँ से पुश करता हूँ, तो ये जो पॉइंट है इट विल कम आउट ऑफ दिस प्लेन एंड दिस पॉइंट विल गो इनसाइड द प्लेन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉइंट इज मूविंग आइदर आउटसाइड और इनसाइड। तो ये जो प्लेन है, ये जो सेक्शन है, इससे जो पॉइंट है आइदर दे आर कमिंग आउटवर्ड और दे आर गोइंग इनवर्ड। तो ऐसा कोई मोमेंट अगर बॉडी किसी प्लेन पे लगे तो उसको हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो वो यहाँ पर दिख रहा है। एम वाई अगर हम देखेंगे तो एम वाई की वजह से कैसा मोमेंट आ रहा है, ऐसा मोमेंट आ रहा है। तो पॉइंट या तो उधर जा रहा है या तो बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है या अंदर जा रहा है। सिमिलरली एमजेड में भी ऐसे ही हो रहा है। ये वाला नीचे जा रहा है और ये वाला ऊपर आ रहा है। तो मतलब अपनी प्लेन या अपने सेक्शन से ये आउटवर्ड या इनवर्ड या आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब अपने ही प्लेन या अपने सेक्शन में नहीं रह रहे हैं। तो ऐसे मोमेंट को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। तो इनकी वजह से ये फोर्स हमने नेमिंग कर ली। अब ये देखते हैं कि इनकी वजह से स्ट्रेसेस क्या क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो एक्सियल फोर्स है इसकी वजह से जो स्ट्रेस आ रहा है वो एक्सियल स्ट्रेस आ रहा है, एक्सियल स्ट्रेस। ट्रांसवर्स शियर फोर्स है, इसकी वजह से शियर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस आ रहा है, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस, इसकी वजह से भी ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस। टॉर्शनल मूवमेंट की वजह से टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। बेंडिंग मूवमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, यहां पे भी बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये सारे जो स्ट्रेसेस हैं मैंने बता दिए कि इन फोर्सेस की वजह से क्या क्या स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये जो देख लिया आपने एक्सियल फोर्स की वजह से एक्सियल स्ट्रेस अलोंग द एक्सिस, ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस बिकॉज एक्स एक्सिस के दोनों एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस उसके ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, देयरफॉर ट्रांसवर्स ऐड किया हमने, है ये शियर स्ट्रेस ही। सिमिलरली है ये भी शियर स्ट्रेस ही है टॉर्शनल मूवमेंट। शियर स्ट्रेस क्या होता है अलोंग द सरफेस। टॉर्शनल मूवमेंट मैंने अभी बताया पॉइंट्स मूव कर रहे हैं अलोंग द सेक्शन या अलोंग द प्लेन या अलोंग द सरफेस, तो है ये भी शियर स्ट्रेस ही। बट
किसने प्रोड्यूस किया, टॉर्सन ने प्रोड्यूस किया, इसलिए हमने इसका नाम यहाँ पर लिख दिया टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है, और ये भी बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस कर रहा है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया था करते तो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ही एग्जिस्ट है। वो क्यों मैंने ऐसे कहा था, क्योंकि इसको अगर आप देखो एक्सियल स्ट्रेस को, तो है तो ये नॉर्मल स्ट्रेस ही। नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर कोई फोर्स स्ट्रेस लग रहा है तो उसको हम नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो एक्सियल स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे, दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल स्ट्रेस इज नॉर्मल स्ट्रेस। उसके बाद जो ये ट्रांसफर शियर स्ट्रेस है इसको हम क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, ये भी शियर स्ट्रेस, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस भी शियर स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस, बेंडिंग मोमेंट में मैंने आपको क्या बताया था कि या तो पॉइंट अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, आइदर इट इज गोइंग आउटवर्ड और इनवर्ड। तो मतलब क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही तो अंदर और बाहर जा रहा है, यहां से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही बाहर आ रहा था, यहां से परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही अंदर जा रहा था। तो ये ऐसे स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये एक्सियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल स्ट्रेस, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ये शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ये क्या शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ये भी शियर स्ट्रेस हो जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो और एक चीज यहां पर देख लीजिए, ये जो इंटरनल फोर्सेस 6 डेवलप हुए हैं, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन में टाइप्स ऑफ फोर्सेस कितने होते हैं, तो टाइप्स होंगे केवल 4। ये होगा एक्सियल शियर फोर्स, टॉर्सनल मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। इसको भी आप कहीं पे लिख लेना कि जनरल लोडिंग कंडीशन में, अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन, अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन, under general loading condition types of forces are 4 types of forces हमारे पास जो होते हैं are 4, that is axial force, ये axial force, shear force, और क्या बताया था मैंने, torsional moment and bending moment। तो ये तो मैंने बताया जनरल लोडिंग कंडीशन में टाइप्स ऑफ फोर्सेस ये 4 एग्जिस्ट करते हैं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, टॉर्सनल मोमेंट एंड बेंडिंग मोमेंट। तो अगर कोई बोले कि जनरल लोडिंग कंडीशन नहीं है, 2D कंडीशन है, मींस जनरल लोडिंग कंडीशन मतलब 3D कंडीशन, स्ट्रक्चर जो है वो 3 डायमेंशनल है। 2D कंडीशन मतलब लोडिंग प्लेन ऑफ द बीम में लग रही है। 2D कंडीशन में हमारे पास कितने फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे, तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में सब बता रखा है कि 2D कंडीशन में हमारे पास जो फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं वो करता है Fx, Fy, और एक हमारे पास और एग्जिस्ट करता है Mz। तो 2D कंडीशन में अंडर 2 डायमेंशनल कंडीशन टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो एग्जिस्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट, दे आर ओनली 4, that is Fx क्या है, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, तो ये सब मैंने बता दिया कि 2D कंडीशन में कितने टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और 3D कंडीशन में क्या करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि ये जो मैंने आपको बताया कि इन फोर्सेस ने एक्सियल स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस किया, बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस किया। Now, if you look at the topic or the content which I have told you in the last lecture, उसमें जो हमारा पहला जो चैप्टर था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल एक्सियल स्ट्रेस, तो एक्सियल स्ट्रेस मैंने आपको यहाँ बता दिया।
उसमें हमारे पास एक आता है 6 चैप्टर होता है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसा होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। फिर टॉर्सनल स्ट्रेस कैसा होता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। ये शायद हमारा टॉर्सन का चैप्टर एक अलग से 8 चैप्टर। फिर ट्रांसफर शियर स्ट्रेस मैंने बता दिया, तो बेंडिंग बता दिया। तो ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है वो इन्हीं स्ट्रेसेस पे डिपेंड कर रहा है जो मैंने आपको अभी बताया। ये 4 कंटेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो अलग से टॉपिक वहां पर लिखवा रखा है। तो यही 4 वो स्ट्रेसेस हैं जो पूरे के पूरे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में एग्जिस्ट करते हैं। तो और अल्टीमेटली स्ट्रेसेस रह जाएंगे केवल 2, एक्सियल फोर्स और नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। उसके बाद एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक्सटर्नल सीक्वेंस देख लेते हैं कि जो मैंने बताया एक्सटर्नल इंटरनल फोर्सेस में, कि बाहर से लगता हुआ फोर्स नोन एज एक्सटर्नल फोर्स। फिर उसके अगेंस्ट बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन अगर मेंटेन करेगी, तो अगर बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है तो एक्सटर्नल फोर्सेस के अगेंस्ट आएंगे हमारे इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्सेस की वजह से जनरेट होगा हमारा क्या स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस। फिर अब देख लीजिए एक चीज और बता रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक लिख लीजिए आप। अगला जो टॉपिक है वो है कि अगला जो टॉपिक है वो सपोज ये है कि स्ट्रेसेस अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन में कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस मींस हमारे पास टोटल अगर एक्चुअली ये है कि सपोज हमने बीम के अंदर कोई पॉइंट काटा, कोई पॉइंट लिया किसी बीम के अंदर, उस पॉइंट को मैं यहां पर आपको जूम करके दिखाऊंगा, या उस पॉइंट को दिखाऊंगा बीम के अंदर के पॉइंट को, तो उस पे कितने स्ट्रेस कंपोनेंट एग्जिस्ट करेंगे और उनकी हम नेमिंग किस तरह से करेंगे। शेयर स्ट्रेस की नेमिंग किस तरह से करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस की नेमिंग किस तरह से करेंगे। तो ये सपोज कोई पॉइंट है बीम के अंदर से हमने काटा है, ये सपोज कोई पॉइंट, तो ये है, ये सपोज कोई पॉइंट हमने बीम के अंदर से काटा, ये पॉजिटिव ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। इस प्लेन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स प्लेन, पॉजिटिव एक्स प्लेन। इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वाई प्लेन और इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जेड प्लेन। तो पहले तो ये चीज देख लेते हैं कि पॉजिटिव एक्स प्लेन क्या होता है, पॉजिटिव वाई प्लेन और पॉजिटिव जेड प्लेन क्या होता है। इसका सिंपल सा तरीका ये है कि एक्चुअली कि पॉजिटिव एक्स प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ डायरेक्ट करे। तो इस प्लेन का इस एक्स प्लेन का जो आउटवर्ड नॉर्मल है मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल को बोलते हैं जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, वो अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेट की तरफ डायरेक्ट करे तो उस प्लेन को हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्स प्लेन। सिमिलरली हियर आल्सो इसका भी अगर आउटवर्ड नॉर्मल डायरेक्ट टुवर्ड्स आउटसाइड, दिस प्लेन विल आल्सो बी नोन एज वाई पॉजिटिव वाई प्लेन। सिमिलरली हियर आल्सो इसका भी अगर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ डायरेक्ट करे तो इसको भी हम बोलेंगे पॉजिटिव जेड प्लेन। और नेगेटिव प्लेन क्या होगा, इसका अपोजिट वाला प्लेन इज नोन एज नेगेटिव एक्स प्लेन, इसका अपोजिट जो होगा वो नेगेटिव वाई प्लेन। सिमिलरली इसका जो अपोजिट होगा वो नेगेटिव जेड प्लेन होगा। तो इस प्लेन्स में हम देख रहे हैं कि क्या क्या स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी नेमिंग कैसे करते हैं। तो ये एक्स प्लेन है, नॉर्मल टू द सरफेस लग रहा होगा सिग्मा एक्स एक्स। अब ये एक्स एक्स कैसे लिखा ये आई विल डिस्कस यू मतलब लेटर ऑन। ये सिग्मा एक्स एक्स नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये हो गया हमारा टाउ एक्स वाई, ये नेमिंग में आपको अभी बाद में थोड़ी देर को बताऊंगा। टाउ एक्स जेड, ये हो गया टाउ वाई एक्स, ये हो गया टाउ वाई जेड, ये हो गया टाउ जेड वाई, ये हो गया टाउ जेड एक्स। तो चाहे वो नॉर्मल स्ट्रेस हो चाहे शियर स्ट्रेस हो, इसकी नेमिंग करने का जो फॉर्मूला है और तरीका है वो एक ही है। ये हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है और ये हमारा शियर स्ट्रेस है। इसमें जो पहला होता है ये प्लेन दर्शाता है और जो दूसरा होता है ये डायरेक्शन दर्शाता है। ये पहला प्लेन दर्शाता है, दूसरा डायरेक्शन दर्शाता है। तो पहला वाला है ये प्लेन कहलाएगा, सेकंड वाला डायरेक्शन। तो ये सिग्मा एक्स एक्स जो पहला एक्स है इज नोन,
इसका मतलब है कि ये प्लेन बता रहा है, जैसे नॉर्मल स्ट्रेस लगा किस प्लेन में, एक्स प्लेन में, और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन, तो सिग्मा एक्स एक्स। वैसे ये शियर स्ट्रेस लगा किस प्लेन में, एक्स प्लेन में पहला, और डायरेक्शन किस तरफ है, वाई तरफ, वाई की तरफ है, तो टाउ एक्स वाई। सिमिलरली ये एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन, वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन, वाई प्लेन में जेड डायरेक्शन, सिग्मा वाई वाई, वाई प्लेन में लग रहा है और डायरेक्शन भी वाई की तरफ है। सिमिलरली हियर जेड प्लेन में लग रहा है, डायरेक्शन भी जेड की तरफ है, जेड शियर स्ट्रेस जेड प्लेन में लग रहा है, डायरेक्शन एक्स की तरफ, शियर स्ट्रेस जेड प्लेन में लग रहा है, डायरेक्शन वाई की तरफ, तो टाउ जेड वाई। तो अभी ये तो सारे मैंने आपको स्ट्रेस कंपोनेंट्स बताए किसी पॉइंट में लगते हुए। अगर हम किसी बीम के अंदर कोई पॉइंट को बाहर लेंगे और उसमें अगर हम टोटल स्ट्रेसेस उसमें दिखाएंगे कितने लग रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो ये 9 हो जाते हैं। दैट इज ये कौन कौन से हैं, सिग्मा एक्स एक्स है, सिग्मा वाई वाई है, सिग्मा जेड जेड है, टाउ एक्स वाई है, टाउ वाई एक्स है, टाउ वाई जेड है, टाउ जेड वाई है, टाउ जेड एक्स है, टाउ एक्स जेड है। तो ये सारे के सारे स्ट्रेस कंपोनेंट किसी पॉइंट पे लग रहे हैं। अगर हम किसी बीम के अंदर से कोई पॉइंट बाहर निकाल के दिखाएं तो ये सारे हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेसेस है। These all are normal stresses existing in the x, y and z plane, normal stresses। और ये जितने हैं these are shear stresses, these are shear stresses। तो ये जो shear stresses हैं, जैसे टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स, ये बराबर होता है टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई, टाउ जेड एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स जेड, ये सब बराबर होते हैं। और इसको डिराइव मैं यहां पर करूंगा, प्रूफ आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमारे पास ये सारे के सारे शेयर स्ट्रेसेस बराबर होते हैं। तो अगला टॉपिक लिख लीजिए, इक्विलिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस इन वर्टिकल प्लेन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सॉरी, इक्विलिटी ऑफ, टॉपिक का नाम लिख लीजिए, इक्विलिटी ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस। ये आप लिख लेना, ये प्लेन है पी, प्लेन, और ये डी जो है डायरेक्शन है, डायरेक्शन। तो अगला टॉपिक हमारे पास है इक्विलिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो यहां पर मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, ये इक्विलिटी ऑफ शेयर स्ट्रेसेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये सारे शेयर स्ट्रेसेस सब, ये इस क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में ये शेयर स्ट्रेसेस लग रहे हैं। तो आपके मन में डाउट आ सकता है कि मैंने आपको बताया था स्ट्रेसेस तो 2 लगते हैं, शेयर स्ट्रेस भी लगता है, नॉर्मल स्ट्रेस भी लगता है। तो जनरल कंडीशन नहीं है, यहाँ पर मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, कुछ प्रूफ करना चाह रहा हूँ। उसके लिए मैंने माना है कि इस जो क्यूबॉइड है, इस पे, इस सरफेस पे टाउ 1 शेयर स्ट्रेस लग रहा है, इसके अपोजिट वाले सरफेस पे टाउ 4 लग रहा है, टॉप में टाउ 2 लग रहा है, और इसके अपोजिट टाउ 3 लग रहा है। तो इसकी जो लेंथ है वो a है, ये b है, ये c है। तो मैंने आपको कहा था कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो तो वर्टिकल फोर्सेस का समेशन होगा 0, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का भी समेशन होगा 0, और मोमेंट्स अगर बॉडी पर लग रहे हैं तो उनका समेशन भी होना चाहिए 0, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन अपनी अटेन कर पाएगी और इक्विलिब्रियम कंडीशन में रह पाएगी। तो अगर हम इसमें वर्टिकल फोर्सेस को सबको 0 करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर हम 0 करते हैं, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अगर 0 करते हैं तो कैसे, तो ये हमें पता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, रिटार्डिंग फोर्स हो चाहे कुछ भी, फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो फोर्स क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो ये वर्टिकल प्लेन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, टाउ 1। अगर इस प्लेन को देखें तो टाउ 1 इंटू AC, इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, AC। तो स्ट्रेस इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। और इस प्लेन पे देखें, ये टाउ 1 और टाउ 4 इक्वल है और अपोजिट है, ये अभी हम देखेंगे कैसे हैं। तो ये टाउ 4 यहां पर लग रहा है, तो ये भी वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना है तो सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही इधर आना चाहिए, अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे आना चाहिए।
वर्टिकल ये भी है, वर्टिकल ये भी है, तो टाउ 1 इन टाउ 4 इंटू AC, स्ट्रेस इंटू एरिया। तो यहां से हमने देखा कि ये जो टाउ 1 है ये टाउ 4 के इक्वल हो गया, टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 4। सिमिलरली अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को हम जीरो करें, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस अगर हम जीरो करें तो कैसे होगा? हॉरिजॉन्टल फोर्स टाउ 2 है, स्ट्रेस टाउ 2 है और टाउ 3 है, तो टाउ 2 जो ये जो इस प्लेन पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा? टाउ 2 इंटू इसका एरिया इंटू AB। सिमिलरली इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, ये इधर जा रहा है तो इधर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहने के लिए, तो ये कितना होगा? टाउ 3 इंटू इसका एरिया भी कितना होगा? AB, इसका एरिया भी कितना होगा? AB। यहां से हमने एक चीज और देख ली, टाउ 2 जो है वो इज इक्वल टू टाउ 3 है। तो हमने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर दिए, यहाँ पर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी जीरो कर दिए। अब एक चीज और है, देखिए ये जो टाउ 1 है और ये जो टाउ 4 है, ये बीम में कैसा मोमेंट प्रोड्यूस करवा रहा है? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये जो टाउ 2 है ये टाउ 3 है, इसकी वजह से कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो टाउ 1, अब अगर हम मोमेंट का समेशन जीरो कर दें, मोमेंट का समेशन अगर हम जीरो कर दें तो कैसे होगा? टाउ 1 इंटू AC, इस प्लेन पे टाउ 1 स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उससे मल्टीप्लाई करके हमारा मोमेंट आता है। तो टाउ 1 इंटू AC इंटू क्या? इंटू B, डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इंटू B। तो ये हो गया हमारा कैसा, इसकी वजह से कैसा हो गया हमारा? टाउ 1 और टाउ 4 की वजह से कैसा बताया था मैंने? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए टाउ 2 पे, इसकी टाउ 2 और टाउ 3 की वजह से कैसा मोमेंट आएगा? क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा टाउ 2 इंटू AB इंटू द डिस्टेंस बिटवीन इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस C। तो टाउ 1 इंटू AC इंटू B, ये कैसा मोमेंट बॉडी में प्रोड्यूस कर रहा है? ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। और ये कैसा प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इन दोनों का जो समेशन है वो भी आना चाहिए जीरो, बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन करने के लिए। तो यहां पे टाउ 1 इंटू ये जो फोर्स है ACB इज इक्वल टू टाउ 2 इंटू ABC। तो यहां से हमने देखा टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2, ये जो टाउ 1 है इज इक्वल टू टाउ 2, और टाउ 2 किसके बराबर है? ये देखिए सेकंड कंडीशन में टाउ 2 है टाउ 3 के बराबर, तो यहां से टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 3 हो जाएगा। व्हेन टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 एंड टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3, हेंस वी कैन से, हेंस साथ साथ आप लिखते भी जाइए, हेंस वी कैन से दैट टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 3। यहां से मैंने ये प्रूव कर दिया कि टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 3। तो अब आप यहाँ पर अगर नजर ध्यान देंगे तो टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 4 से कैसे स्ट्रेसेस हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस में, टू इक्वल एंड अपोजिट प्लेन्स में जो स्ट्रेसेस ऑन द इक्वल एंड अपोजिट प्लेन्स आर ऑलवेज इक्वल। टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 4, बट अपोजिट इन नेचर। नेचर क्या है इनका? अपोजिट है। टाउ 2 इज इक्वल टू टाउ 3, इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रेस अपोजिट प्लेन्स में इक्वल है बट अपोजिट इन नेचर है। तीसरा हमने क्या किया कि ये जो एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन है, जैसे ये जो प्लेन है इसका एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन कौन सा होगा? ये वाला और ये वाला। तो स्ट्रेसेस जो एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स पे लगते हैं दे आर ऑल्सो इक्वल, और उनका डायरेक्शन कैसे होगा? आइदर दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जंक्शन और दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये देखो, ये जो टाउ 2 है और ये जो टाउ 1 है, दोनों एडजेसेंट फेसेस है, दोनों स्ट्रेसेस टुवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं, तो ये टाउ 1 भी टाउ 2 के बराबर होगा। इसी प्रूफ में मैंने ये प्रूफ किया कि टाउ 1 भी टाउ 2 के बराबर होगा। और ये जो टाउ 1 है टाउ 3 है, ये भी दोनों एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, और इनमें जो शियर स्ट्रेस है दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 3। तो ये जो प्रूफ है, दिस प्रूफ किसी भी एग्जाम ऑब्जेक्टिव एग्जाम में दे विल नेवर आस्क, और ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है भी नहीं। हमें तो बस दो स्टेटमेंट याद रखना है इसमें कि स्ट्रेसेस ऑन द अपोजिट फेसेस आर ऑलवेज इक्वल बट अपोजिट इन नेचर,
और स्ट्रेसेस ऑन द एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स आर आल्सो इक्वल एंड हाउ दे आर डायरेक्टेड either they are going towards the junction or they are going away from the junction, they are also equal. तो आप यहाँ पे दो स्टेटमेंट याद रखना, ये प्रूफ कराने का मेरा पर्पज ये था, जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द सिलेबस। बाकी प्रूफ का और ये था कि आप मान जाए मेरी बात को कि स्ट्रेसेस कैसे होते हैं। तो आप दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लीजिए कि shear stresses on the opposite faces are always equal. Shear stresses on opposite faces are always equal. shear, ये दो स्टेटमेंट बस हमें याद रखना है, ये प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जस्ट प्रूफ किया है कि shear stresses on opposite faces are always equal. shear stresses on opposite faces are always equal. ऑब्जेक्टिव में यही पूछेंगे, are always equal but opposite in nature. और दूसरा स्टेटमेंट मैंने क्या दिया कि shear stresses on the adjacent perpendicular, shear stresses में शॉर्ट में लिखा, shear stresses on the adjacent perpendicular planes are also equal and how they are directed, they are also equal and they are directed either towards the junction or away from the junction, they are directed either towards the junction or either towards the junction or away from the junction ये दो स्टेटमेंट हमको बस याद रखना है, बाकी हमें कुछ याद नहीं रखना है। तो यहां से मैंने क्या प्रूफ कर दिया, टाउ एक्स जो फिगर मैंने यहां पर बनाया था, वीडियो को पीछे करके देख लेना, तो फिगर जो मैंने यहां पर आप बनाया था, तो टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स आ जाएगा। एक्स प्लेन में जो वाई डायरेक्शन की तरफ लग रहा था, इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। वाई प्लेन में जो एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा था, वो दोनों बराबर होंगे इस स्टेटमेंट से। टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई और टाउ जेड एक्स इक्वल टू टाउ एक्स जेड। तो ये मैंने बता दिया। और ये जितने भी shear stresses इक्वल है, एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे वो लोग कि shear stresses जो मैंने बताया आपको कि इक्वल है, यहां से प्रूव भी किया, एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन में इक्वल है, ये सब प्रूव किया। तो ये पूछेंगे कि ये आया कहां से, तो इसका आंसर होगा देख, फोर्स इक्विलिब्रियम ऑप्शन में आ जाएगा, मोमेंट इक्विलिब्रियम आ जाएगा, या बोथ आ जाएगा, या नन ऑफ द अबव। तो ये आया कहां से, मैंने प्रूफ किया था यहां पर भी कि इट केम फ्रॉम द मोमेंट इक्विलिब्रियम। तो shear stresses on the opposite faces, तो हमारा ये shear stresses on adjacent perpendicular planes are always equal, ये आया कहां से, मोमेंट इक्विलिब्रियम से आया। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब एक और चीज देख लेते हैं, स्ट्रेस टेंसर। टॉपिक का नाम लिख लीजिए, स्ट्रेस टेंसर। अच्छा, स्ट्रेस टेंशन से पहले हम साइन कन्वेंशन देख लेते हैं कि स्ट्रेसेस का हम साइन कन्वेंशन कैसे करते हैं। तो साइन कन्वेंशन हम कैसे करते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस का भी और shear स्ट्रेस का भी। तो टॉपिक का नाम लिख लीजिए, साइन कन्वेंशन। ये प्लेन है, ये डायरेक्शन है, प्लेन और डायरेक्शन। तो साइन कन्वेंशन हम कैसे करते हैं, और प्लेन, डायरेक्शन और साइन है। तो पॉजिटिव प्लेन मैंने बताया इसका आउटवर्ड नॉर्मल, डायरेक्ट टुवर्ड्स आउटसाइड, टुवर्ड पॉजिटिव कोऑर्डिनेट। नेगेटिव प्लेन उसका अपोजिट हो जाता है। पॉजिटिव वाई प्लेन सिमिलरली आउटवर्ड नॉर्मल, डायरेक्ट टुवर्ड्स आउटसाइड, उसका अपोजिट वाला प्लेन नेगेटिव वाई प्लेन। सिमिलरली जेड प्लेन में भी। तो अगर कोई पॉजिटिव प्लेन होगा एंड इट इज डायरेक्टिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, डायरेक्शन भी उसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेन है, डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, तो साइन हमारा आता है पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव प्लेन है, डायरेक्शन उसका नेगेटिव है, तो साइन हमारा आता है नेगेटिव। अगर नेगेटिव प्लेन है, डायरेक्शन उसका पॉजिटिव है, तो उसका साइन आता है नेगेटिव। नेगेटिव प्लेन है, डायरेक्शन भी उसका नेगेटिव है, तो साइन हमारा आता है पॉजिटिव। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे हम मैथ्स में याद करते हैं, प्लस प्लस का प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस,
माइनस 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 प्लस। इसको एक न्यूमेरिकल से हम लोग देख लेते हैं, इससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये सपोज कोई हमारा बॉडी है, 2D में मैं दिखा रहा हूं, ये हमारा एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है। सपोज यहां पर लग रहा है हमारे पास फोर्स 40 और ये फोर्स लग रहा है सपोज 20, ये फोर्स लग रहा है 50 और ये फोर्स लग रहा है हमारे पास 20। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा एक्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा वाई वाई की वैल्यू क्या होगी, या टाउ एक्स वाई, इसमें अगर कोई पूछे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो टाउ एक्स वाई की वैल्यू क्या होती है। मैंने क्या कहा था, पहला वाला क्या दिखाता है, प्लेन, और दूसरा वाला क्या दिखाता है, डायरेक्शन, चाहे वो शेयर हो चाहे नॉर्मल हो। तो यहां पर एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है वो कितना लग रहा है, एक्स प्लेन है, डायरेक्शन वाई है, कितना लग रहा है 20। एंड हाउ इट इज डायरेक्टेड, वाई एक्सिस पॉजिटिव अपवर्ड, वाई एक्सिस नेगेटिव डाउनवर्ड। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। फिर ये जो मैंने बताया यहां से आपको रिलेट करो, आपको आंसर आ जाए। सिग्मा एक्स एक्स, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में 40, बट हाउ इट इज डायरेक्टेड, नेगेटिव एक्सिस, तो ये कितना आ जाएगा -40। सिग्मा वाई वाई, पॉजिटिव प्लेन में, ये वाई प्लेन में वाई डायरेक्शन में कैसा है, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ, तो ये कितना है 50। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, स्ट्रेस टेंसर। तो स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, स्ट्रेस टेंसर, टेंसर क्या होता है, टेंसर इज अ मैथमेटिकल टर्म। इसमें हम स्ट्रेसेस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हम लोग दिखाते हैं, उसी को हम लोग टेंसर कहते हैं। तो किसी पॉइंट पे कितने स्ट्रेसेस लग रहे हैं उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर दिखाएं, जैसे मैंने अभी बताया था कि 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हमारे पास थे, वो मैंने अभी बताया, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, वो सारे जो बताए थे। तो उन्हीं स्ट्रेस कंपोनेंट्स को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाएं तो उसको हम टेंसर कहते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टर्म है। तो मैंने आपको बताया, ये अगर एक स्ट्रेस टेंसर हम मैट्रिक्स बना रहे हैं तो इसमें बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो ये प्लेन होगा हमारा, और अगर मैं डाउनवर्ड देखूंगा तो ये डायरेक्शन होगा। तो अगर एक्स प्लेन में मैंने बताया था क्या क्या लग रहा था, तो सिग्मा एक्स एक्स लग रहा था, नॉर्मल स्ट्रेस एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, शियर स्ट्रेस एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन में। तो ये एक्स प्लेन का हम सारे स्ट्रेसेस बता दिए। एक्स प्लेन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस ये है, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड। अब वाई प्लेन का देखें, टाउ वाई एक्स, वाई प्लेन टुवर्ड्स एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड। ये वाई प्लेन पे लगने वाले सारे स्ट्रेसेस हैं। सिमिलरली जेड प्लेन का देखेंगे, टाउ जेड एक्स, जेड प्लेन एक्स डायरेक्शन, टाउ जेड वाई, जेड प्लेन वाई डायरेक्शन, सिग्मा जेड जेड, जेड प्लेन में जेड डायरेक्शन। तो ये जो मैट्रिक्स है, इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स दिखाती है स्ट्रेस कंपोनेंट्स को इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये एक्स प्लेन पे लगने वाले सारे स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड एक्स प्लेन में, ये वाई प्लेन में, ये जेड प्लेन में। और ये जो नीचे की तरफ है ये एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस। तो ये जो ये सारे हैं ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस ये दिखा रहा है, ये वाई डायरेक्शन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस दिखा रहा है, वाई डायरेक्शन के, ये एक्स डायरेक्शन के, ये जेड डायरेक्शन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस बता रहा है, जेड डायरेक्शन। ये देखो एक्स प्लेन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस बता रहा है,
एक्स प्लेन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस, ये वाई प्लेन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस, ये जेड प्लेन में लगने वाले सारे स्ट्रेसेस, तो इसको ही हम स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स ये है। इसमें अब एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस जो है वो कौन से ऑर्डर ऑफ टेंसर, स्ट्रेस का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ टेंसर क्या है, ये पूछते हैं हम लोग। ऑर्डर ऑफ टेंसर स्ट्रेस का क्या है। तो अच्छा, इस पे एक चीज और लेना कि जो सिमेट्री थी हमारी, एक और बनाया था, जो हमारी सिमेट्री थी फिगर, वो मतलब ये था हमारे पास सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन, टाउ एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन, टाउ वाई प्लेन में एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई प्लेन में जेड डायरेक्शन, टाउ जेड प्लेन में एक्स डायरेक्शन, टाउ जेड प्लेन में वाई डायरेक्शन, टाउ जेड प्लेन में नॉर्मल स्ट्रेस है, सिग्मा जेड प्लेन में जेड डायरेक्शन। तो आपने देखा ये जो ये है, इसको हम, ये हमारा डायगोनल प्लेन होता है, ये मेन होता है, मतलब मेन डायगोनल इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। सॉरी, ये जो होता है हमारा, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है, या इसको मेन डायगोनल भी बोलते हैं। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल, और मेन डायगोनल भी इसको बोलते हैं हम लोग। मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा मैथ में, दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल। और एक चीज देखिए, मैंने जो इससे पहले प्रूफ किया था कि स्ट्रेसेस ऑन द एडजेसेंट परपेंडिकुलर प्लेन्स आर ऑलवेज इक्वल, आइदर दे आर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये जो टाउ एक्स वाई है, टाउ वाई एक्स है, ये मैंने अभी प्रूफ किया था। टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, ठीक है। ये टाउ एक्स जेड जो है, ये टाउ जेड एक्स के बराबर है, और ये जो टाउ वाई जेड है, ये टाउ जेड वाई के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहां पर कोई मिरर लगा दें तो इसकी मिरर इमेज यहां पे बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज यहां पे बनने का मतलब क्या हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, स्ट्रेस टेंसर जो मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। तो इसकी जो सिमेट्री आई है वो किस वजह से आई है? सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स इज ड्यू टू व्हाट? इट इज ड्यू टू सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स इज ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। जो हमने मोमेंट इक्विलिब्रियम में प्रूफ किया था, उसकी वजह से सिमेट्री आई थी। तो यहाँ पे एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स इज ड्यू टू व्हाट? मोमेंट इक्विलिब्रियम, फोर्स इक्विलिब्रियम, बोथ, नन। तो इसका आंसर होगा मोमेंट इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमने भी प्रूव किया था। अब देख लेते हैं। तो स्ट्रेस टेंसर इज ऑलवेज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, और सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज ऑन अकाउंट ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम, और नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ टेंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2-3 स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिए कि जो स्ट्रेस टेंसर होता है, स्ट्रेस टेंसर इज ऑलवेज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, इज ऑलवेज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। और सिमेट्री क्यों? प्रिंसिपल डायगोनल। सिमेट्री क्यों? सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर किस वजह से आई है? किस वजह से? ये इसके इक्वल है, ये टाउ जेड एक्स, टाउ एक्स जेड के इक्वल है, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई के इक्वल है। सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। सिमेट्री ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज ड्यू टू मोमेंट इक्विलिब्रियम। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि किस वजह से, मोमेंट इक्विलिब्रियम, जो मैंने प्रूफ किया था। और एक चीज, और एक स्टेटमेंट लिख लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ टेंसर, कितने स्ट्रेस कंपोनेंट 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ टेंसर को हम डिनोट करते हैं 3 to the power n। ये जो n है 3 to the power n, ये जो n है इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ टेंसर। तो और तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ टेंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर क्या हो जाएगा एक्चुअली? तो ये जो n है, ऑर्डर ऑफ टेंसर इज इक्वल टू n। तो स्ट्रेस
टेंसर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पर कितने कंपोनेंट है, कितने स्ट्रेस कंपोनेंट है, 9। तो 3 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 9, तो स्ट्रेस टेंसर 3 टू द पावर व्हाट इज इक्वल टू 9, 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 9। तो स्ट्रेस टेंसर का जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज इक्वल टू 2, ऑर्डर ऑफ स्ट्रेस टेंसर इज इक्वल टू 2। तो स्ट्रेस हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर, देयरफॉर स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे कि स्ट्रेस कौन से ऑर्डर का टेंसर है, तो हमें जस्ट बस ये याद रखना है, बाकी का भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। ऐसी अगर डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो डायरेक्शन में कितने कंपोनेंट होते हैं, अगर हमें किसी चीज का डायरेक्शन बताना है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, 3 हो गए। तो 3 टू दी पावर व्हाट इज इक्वल टू 3, 3 टू दी पावर व्हाट इज इक्वल टू 3, 3 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या, कौन से ऑर्डर का टेंसर है, तो जो डायरेक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर टेंसर हो गया, 3 टू दी पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर टेंसर हो गया। सिमिलरली अगर किसी चीज का मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड एक फिक्स क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड फिक्स क्वांटिटी है, तो 3 टू दी पावर फिक्स क्वांटिटी है तो उसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो 3 टू दी पावर व्हाट इज इक्वल टू 1, 3 टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड इज अ 0 ऑर्डर टेंसर। सिमिलरली डायरेक्शन इज अ सेकंड फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, स्ट्रेस इज अ सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो स्ट्रेस हमने देख लिया सेकंड ऑर्डर टेंसर है। ऐसे ही स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी सेकंड ऑर्डर टेंसर है। चाहो तो आप नोट में लिख सकते हो, स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर ऑल सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे का हम पढ़ेंगे। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।